हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मैथ पेडागोजी का ये लेक्चर नंबर 4 होगा। और इससे पहले मैंने 3 लेक्चर ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो उसे आप ज़रूर जाके देखें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है, क्योंकि सीटेट के लिए जो है ना ये रामबाण है। और मैथ पेडागोजी में इसमें से 15 क्वेश्चन आने की फुल गारंटी है। इसके बाद 4 लेक्चर तो इसके लेके हो जाएगा, लेकिन और भी जो है 2 और आएगा जो छोटा छोटा होगा। आप अगर पूरे देख लेते हैं तो 15 में से 15 कोई नहीं रोक सकता। ये जो है नोट्स है, ये आपको पूरा क्लास नोट्स है जो 6 महीना के दौरान पढ़ाया गया है, क्लास नोट्स। और उसी का मैं आपको टोटल डिवीज़न करवा रहा हूँ, मात्र कुछ ही घंटों में होगा। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर 6 लेक्चर को देख ले तो 1 से 1.5 घंटा में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर देखें। और जो भी सीटेट के लिए बच्चा है उसे आप ज़रूर शेयर कर दें, जिससे उससे भी फ़ायदा हो जाए और आप भी इसे 1 से 2 बार देख लें। चलिए देखते हैं, तभी आप क्वेश्चन लगाएंगे। इसके बाद मैं प्रत्येक जो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है सारा को जो है डिस्कस करा दूंगा। इसके बाद पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टीचिंग मेथड। सुना भी होगा, और टीचिंग मेथड जो है ना आपको सभी में पढ़ना है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए पहला हम लोग पढ़ते हैं अधिगम क्या होता है और अधिगम और शिक्षण। तो पहले अधिगम क्या है। अधिगम का जो अगर इंग्लिश देखिएगा तो इसका मतलब होता है लर्निंग, ठीक है। चलिए यहाँ पढ़ते हैं। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें किसी न किसी विशिष्ट के प्राप्ति के लिए, चाहे किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होगा। यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण के विभिन्न क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। शिक्षण का अर्थ लक्ष्य साधते हुए सीखना है। सही बात है। शिक्षण लर्निंग का मतलब है कि लक्ष्य को साधते हुए सीखना है, ठीक है। मेन है लर्निंग करना। इसके बाद जॉन डेवी के अनुसार अगर देखेंगे शिक्षण क्या है, तो जॉन डेवी के अनुसार है, इसके अनुसार शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है माना है, जिसमें शिक्षण के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है छात्र, अध्यापक और वातावरण, 3 चीज़ें। किसके अनुसार, ये आप ध्यान दीजिएगा। जॉन डेवी के अनुसार छात्र, अध्यापक और वातावरण 3 चीज़ की ज़रूरत होगा, और इसके माध्यम से हम टीचिंग जो है ना करा सकते हैं। तो त्रिध्रुवीय माना जॉन डेवी ने, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद पहला है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगर आप ये देखते हैं कि ज्ञात से अज्ञात, इसका क्या अर्थ है, तो ज्ञात से अज्ञात की अर्थ है कि पहले जो है ना ज्ञात चीज़ें बच्चों के पास दिया जाए, फिर हम अज्ञात की तरफ ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए जो भी बच्चा है वो कुछ ना कुछ जानता होगा, उसके बेसिस पे जो चीज़ नहीं जानता है वहाँ पे पहुँचना, तो उसे हम कहेंगे ज्ञात से अज्ञात की तरफ, ठीक है। और इससे ज़्यादा सहूलियत होता है टीचर को भी कि पढ़ाने में हेल्प मिल जाता है। इसका अगर देखिएगा, जैसे पढ़ाने से पहले अध्यापक को पता कर लेना चाहिए कि उस पाठ के प्रति कितना ज्ञान है बच्चे में, ठीक है। पता होने पर बच्चों को वहाँ तक पढ़ाना है जो नहीं जानता है। तो जो नहीं जानता को वहाँ तक पढ़ाना यानी कि अज्ञात हो गया, तो हम कह सकते हैं इससे ज्ञात से अज्ञात। फिर इसके बाद दूसरा है सरल से कठिन। क्या अर्थ है सरल से कठिन। चलिए, पहले अध्यापक को सरल रचना प्रस्तुत करना चाहिए, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा स्तर बढ़ाना चाहिए, और बिल्कुल अंत में मुश्किल रचना का प्रस्तुत करना चाहिए। सही बात है, धीरे धीरे जो है ना लेवल उसका बढ़ाना चाहिए। फिर है मूर्त से अमूर्त। तो मूर्त से अमूर्त का क्या अर्थ है। चलिए, मूर्त मतलब होता है कंक्रीट चीज़ें देना, अमूर्त मतलब होता है चिंतन मनन कराना, ठीक है। तो या सूक्ष्म से या स्थूल से सूक्ष्म की तरफ सेम बात है। जब बच्चों में पहले अपने सामने रखी हुई वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है, फिर उसको हटा लिया जाता है, फिर उसके बाद उसको हटाने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है। पहले वस्तु को दिखाना चाहिए, फिर बाद में उनको हटाकर तर्क करना चाहिए। तर्क मतलब अमूर्त चीज़ें करना चाहिए। इसके बाद फिर है विशिष्ट से समान की ओर। इसका क्या अर्थ है, चलिए इसका भी देखते हैं। विशिष्ट से समान की ओर, अध्यापक को सबसे पहले पाठ का विशिष्ट रूप प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कि पूरे बल्क में।
उसके बाद उसका समान रूप प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को विशिष्ट रूप पर ज़्यादा ध्यान देता है। इसीलिए पहले विशिष्ट होना चाहिए, बाद में सामान्य की तरफ चलना चाहिए। फिर है अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। देखिए, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर होता है। इसका मतलब है बच्चा किसी भी सम प्रत्यय यानी कि कंसेप्ट को हमेशा भ्रांति के रूप में रहता है। सही बात है, भ्रांति। अब भ्रांति क्यों है, कन्फ्यूजन क्यों है, उसे दूर करना है। तो ध्यान में रख कर उसका ज्ञान देना चाहिए ताकि वह श्योर हो जाए। ठीक है, पहले अनिश्चित रहता है, फिर बाद में निश्चित की ओर आना चाहिए। अब टीचिंग मेथड में अगर देखेंगे तो टीचिंग मेथड में शिक्षण कराने का विशेष ढंग या तरीका हो सकता है, शिक्षण विधि कहलाता है। इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो आपका सिलेबस हो गया, एक शिक्षक हो गया, एक विद्यार्थी हो गया। जबकि जॉन डीवी ने यहाँ पे जो सिलेबस है उसके जगह पे वातावरण माना है। ठीक है, अगला है आगमन विधि। अब दोस्तों यहाँ से समझने वाला आ गया कि आगमन विधि होता क्या है। चलिए, तो आगमन विधि को हम अच्छे से समझ लेते हैं। आगमन विधि का रस्तु नहीं है। इसका अगर जन्मदाता की बात करें तो फ्रांसिस बेकिन और पेस्टालॉजी को माना जाता है। आगमन विधि में हम पहले बच्चों के सामने उदाहरण देते हैं, तब नियम बताते हैं। अब मान लीजिए कि बहुत सारा जो उदाहरण देते हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे ये मान लीजिए छोटा त्रिभुज है, उससे बड़ा त्रिभुज है और उससे भी बड़ा त्रिभुज है। ये 3 त्रिभुज लिया, तीनों का अगर एंगल की बात करेंगे तो इसमें भी 180 हो जाएगा, फिर इसमें भी 180 हो जाएगा, तीनों ये इसमें भी 180 हो जाएगा। अलग अलग टाइप के बना लेंगे। इसका मतलब मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है। तो ये क्या है, बहुत सारा एग्जाम्पल क्या है, ये स्थूल रूप में है, तो ये सब स्थूल रूप में है। ठीक है, अब ये पहले मैंने क्या दिया, बहुत सारा उदाहरण दिया है। अब अभी नियम नहीं है, बाद में बच्चा ये नियम निकाल लेता है कि सब किसी भी त्रिभुज का जो है ना, तीनों कोण का माप 180 होता है। क्या है, एक नियम निकला है। तो हम कह सकते हैं उदाहरण से नियम की ओर। अब इसको ज्ञात से अज्ञात की ओर भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये मुझे ज्ञात था। क्या ज्ञात था, त्रिभुज। और क्या नहीं ज्ञात था, तो ये 180, तो ये बाद में आया है। तो हम ये भी कह सकते हैं ज्ञात से अज्ञात की तरफ। ठीक है, इसके बाद ये बहुत सारा चीज़ है। इसका मतलब स्थूल है, स्थूल मतलब बहुत बड़ा। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ कह सकते हैं। एक छोटा सा रूल आया है, तो सूक्ष्म की तरफ भी कह सकते हैं। यानी कि आप एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे तो ये सारा चीज़ ध्यान रहेगा। उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण दिया है, वो विशिष्ट है और एक समान रूल निकल के आया है, तो विशिष्ट से सामान्य की तरफ कह सकते हैं। पहले से बहुत सारे त्रिभुज दिया हुआ था, ज्ञात था। अज्ञात क्या नहीं था, 180 डिग्री लाना ये ज्ञात था, तो 180 डिग्री बाद में आया है। या स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, ये भी कह सकते हैं। इसमें और भी जोड़ सकते हैं। इसमें आपका 4 है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से उदाहरण की तरफ। ठीक है, उदाहरण से नियम की तरफ। इसके बाद है और इसमें कह सकते हैं समान से हो ये गया, समान से विशिष्ट से समान हो गया। इसके बाद और भी इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें जो है ना और चीज़ जोड़ सकते हैं। अगला है, इसमें जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए आप, ये है आपका जैसे 1000 रुपये मैंने लिया, तो ठीक है, इस तरीके से 4 साल का 5 रुपये सैकड़ा से, इस तरीके से देखेंगे तो बाद में एक रूल निकल के आया है यहाँ पे। ठीक है, एक रूल निकल के P/R/T/100। इसके बाद इसका गुण की बात करें तो गुण सिंपल है। देखिए, इसमें एक नवीन नियम है या संबंध, सिद्धांत आदि को ज्ञात किया जा सकता है। सही बात है, इस विधि से छोटे छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। यह विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, क्योंकि अच्छे से बच्चा सीखेगा एग्जाम्पल के थ्रू। यह वैज्ञानिक विधि कहलाता है या मनोवैज्ञानिक विधि कहलाता है। इस विधि से बालक अपने 3 अंगों आँख, कान, नाक, आँख का ज़्यादा प्रयोग करता है। इसके बाद दोस्त का देखेंगे। दोस्त जो है इसका, प्रत्येक अध्यापक इस विधि का सफलतापूर्वक उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल देना पड़ता है, ये सब चीज़ देना पड़ता है। इसलिए इस विधि का उपकरण आदि पर अधिक व्यय करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा खर्चीला हो जाता है और ज़्यादा समय लगता है, तो टाइम टेकिंग भी है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका दिक्कत हो जाता है। अगला है
आगमन विधि का सोपान पूछता है, एक बार पूछा था ऑफलाइन में, स्टेप क्या है। तो पहले उदाहरण देना, फिर उसको ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना, फिर उसको सामान्यीकरण जनरलाइजेशन करना, फिर मूल्यांकन इवोल्यूशन करना। ठीक है, ये 4 स्टेप है, तो ये 4 स्टेप को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा है निगमन विधि, जस्ट उसका उल्टा है निगमन विधि। आगमन विधि पढ़ लिए तो निगमन विधि ऑलरेडी आपने पढ़ लिया। मान लीजिए निगमन विधि का जनक अरस्तु को माना जाता है। निगमन विधि में पहले क्या करते हैं, पहले नियम बता दिया जाता है बच्चों को, और फिर उसका जो है बहुत सारे उदाहरण करवाया जाता है। तो ज़्यादातर जो है आपका मैथ में इसी विधि से निगमन विधि का प्रयोग होता है, तो ये आपको नोट में भी लिखा होगा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं इसका सूत्र। नियम से उदाहरण की ओर हो गया, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, असूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक है, तो वहाँ पे सूक्ष्म से स्थूल की तरफ नहीं, वहाँ स्थूल से सूक्ष्म की तरफ होता है, ये आप शायद वहाँ नहीं लिखा हुआ था, तो आप देख लीजिएगा, आगमन में नहीं लिखा हुआ था। और इसके बाद इसमें देखेंगे मेरिट्स के बारे में, यानी कि इसका गुण के बारे में। समय की बचत होगी, जैसे सिलेबस समय पर समाप्त हो जाएगा। यह उच्च कक्षा के लिए ज़्यादा उपयोगी है। इस विधि से स्मरण शक्ति बढ़ता है। इस विधि में परिश्रम कम लगता है, तो ये सब आपका मेरिट हो गया। इस विधि में रटने पर बल देती है, तो थोड़ा सा नेगेटिव है। प्राथमिक स्तर पर यह विधि उपयुक्त नहीं है। यह अधिगम सिद्धांत के विपरीत है। सही बात है, क्योंकि ये रटने पर ज़्यादा जोर देता है, क्योंकि बच्चा तर्क करना नहीं सीखता है इसमें। ठीक है, अब है तीसरा है विश्लेषण विधि। अब विश्लेषण में क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के सीखते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर इसका प्रयोग अधिकतर रेखागणित ज्यामिति प्रश्नों के हल करने में किया जाता है। ठीक है, अब ज़्यादातर इसमें जो है, इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका जो भी सूत्र है ये आगमन से उल्टा है। ठीक है, लेकिन सारी बात आगमन की तरह है। इसका जो मेरिट्स है, तो इसमें जो है अज्ञात रहता है। ठीक है, अज्ञात से हम ज्ञात की तरफ चलते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में हमको पता रहता है निकालना क्या वो पता है। ठीक है, यानी कि प्रूफ क्या करना वो पता है, लेकिन जो चीज़ें दिया रहता है अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलते हैं इसमें, तो ध्यान रखिएगा। इसमें इसका जो सूत्र है, अज्ञात से ज्ञात की तरफ, जटिल से सरल की तरफ, निष्कर्ष। देखिए पहले क्या है, फैक्ट जो है, इसमें निष्कर्ष से तथ्य की तरफ चलते हैं। फैक्ट को प्रूव करना रहता है। कुछ चीज़ दिया रहता है, तो निष्कर्ष से हम तथ्य की तरफ जा सकते हैं। अमूर्त से मूर्त की तरफ इसमें जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ था आगमन में मूर्त से अमूर्त, तो आगमन के जस्ट उल्टा है ये चीज़ें। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, क्योंकि तोड़ तोड़ के सीखते हैं। विद्यार्थी स्वयं किसी समय का हल खोजता है। ठीक है, स्वयं बच्चा खुद हल खोजता है इसमें, इसलिए इसमें बालक ज़्यादा तर्क करता है। बालकों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति आदि का निर्माण होता है। ठीक है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके बाद इसका अगर दोस्त देखेंगे तो इस विधि में बहुत समय लगता है। यह छोटे कक्षा के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होता। प्रत्येक अध्यापक इस विधि को सफलतापूर्वक नहीं भी करा सकता है। पाठ्यक्रम समय पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आपको डिटेल्स सीखना है तौर तौर के, इसलिए इस पाठ जो है जल्दी समाप्त नहीं होगा। अब हम देखेंगे चौथा, संश्लेषण विधि, सिंथेटिक मेथड। इस विधि में ज्ञात चीज़ों का प्रयोग करके अज्ञात निष्कर्ष निकालते हैं। संश्लेषण विधि के अनुसार इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें फैक्ट रहता है संश्लेषण विधि से। जैसे मान लीजिए, चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। संश्लेषण विधि मान लीजिए कि कोई रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल में आपको लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई दिया है, मान लीजिए क्षेत्रफल निकालना है, तो ये क्या है, फैक्ट है, ये चीज़ें दिया हुआ है। मुझे निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जो क्षेत्रफल जो है नहीं दिया हुआ है मान लीजिए, तो ये निकालना है, वो अज्ञात है। तो हम इसमें कह सकते हैं ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं। इसमें सूत्र देखिए, पहला जो सूत्र आएगा कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। तथ्य यानी कि फैक्ट दिया रहता है, फैक्ट से निष्कर्ष की तरफ जाते हैं। ठीक है, फिर मूर्त यानी कि कंक्रीट चीज़ें, यानी कि दिया रहता है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं। यह विधि विश्लेषण विधि का उल्टा है, ये तो पहले से पता है आपको। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, और समय और शक्ति का बचत करता है। कमज़ोर बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। ज़्यादातर पूरे मैथ में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है।
यह विधि थोड़ा रटने पर बल देता है, क्योंकि इसमें जो है चीज़ें जो है तथ्य दिया रहता है, तो थोड़ा सा इसमें सूत्र वगैरह ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पूरे गणित में सबसे ज़्यादा इस विधि का प्रयोग होता है, सही बात है। अगला है परियोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि। ये जॉन डेवी का शिष्य एक किलपैट्रिक हुए थे, जिन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किए थे, जिसका प्रयोग लगभग सभी विषयों में की जाती है। अगला है विज्ञान। विज्ञान की सभी शाखाओं का शिक्षण इस विधि के विशेषकर लाभदायक होता है और प्रायोगिक एवं व्यवहारिक कार्य में शामिल है। इस विधि का जन्मदाता अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षण शास्त्री जॉन डेवी का योग्य शिष्य किलपैट्रिक थे। तो आपसे ये पूछ सकता है परियोजनावाद का जन्मदाता कौन है, तो ये पूछ किलपैट्रिक। इसके बाद परियोजना शब्द का अर्थ किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसमें लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। ये मैं जब शुरुआत किया था नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें पढ़ाया था किलपैट्रिक के बारे में। ये जॉन डेवी का शिष्य था। जॉन डेवी ने एक परियोजनावाद लिखा था, उसके प्रभावित होकर ये प्रोजेक्ट विधि यानी कि परियोजना विधि दिया था। अगला है मुख्य सिद्धांत। इसमें है करके सीखना, जीवन से सीखना और विद्यार्थियों के साथ सहयोग करके सच सीखना, क्योंकि प्रोजेक्ट में हम ज़्यादातर बच्चे सहयोगात्मक से ही सीखते हैं एक दूसरे से। ठीक है। इसमें स्टेप क्या है, किसी विशेष परिस्थिति द्वारा समस्या को चयन करना होता है, योजना बनाना होता है, इसके बाद उसको लागू करना होता है और मूल्यांकन करना होता है। तो इतना चीज़ें इसमें है। इसका गुण के बाद देखेंगे तो इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र चिंतन और तर्क करता है, तर्क करना सीख जाता है। परियोजना विद्यार्थियों को मानसिक और शारीरिक रूप से व्यस्त रखता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि से ज़्यादा सक्रिय रहता है बच्चा। ठीक है। और कुछ इसका डिमेरिट्स भी होगा, तो डिमेरिट देख लीजिए। परियोजना के लिए हर जगह संदर्भ सामग्री का अभाव रहता है। यह विधि ज़्यादा खर्चीला होता है क्योंकि ज़्यादातर प्रयोग करना है, इसलिए अध्यापक पर काम का बोझ बढ़ जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि में ये सब होगा ही और उच्च कक्षा में पाठ्यक्रम के समय पर समाप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। अगला बात करते हैं व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में क्या है, लेक्चर मेथड। इसमें जो है ना टीचर आपका सेंटर में रहता है, जबकि स्टूडेंट चारों तरफ रहेगा, क्योंकि इसमें जो है स्टूडेंट मुख्य आपका श्रोता के रूप में है, जबकि टीचर वक्ता के रूप में काम करता है। टीचर से बच्चों की तरफ इसमें कंसेप्ट जो है, चाहे शिक्षा जो है प्रवाहित होता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं। इस विधि में चॉक टॉक की विधि भी कहा जाता है इसलिए क्योंकि टॉक तो करते ही हैं, बात करते करते चॉक का भी यूज होता है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आप लिख सकते हैं। शिक्षण करते समय शिक्षक अपने विचारों को शाब्दिक चित्र तथा कक्षा में प्रस्तुत करता है और महत्वपूर्ण बोर्ड पर लिखते चलता है। ठीक है, ये जो है ना टीचर केंद्रित है। मुख्य केंद्र पर कौन है, टीचर है। तो यहाँ बच्चा जो है निष्क्रिय है, जबकि टीचर जो है सक्रिय है, एक्टिव है। इस विधि में आपको टीचर सेंटर में तो यहाँ बता दिया है मैंने ये सब चीज़ें। इस विधि में थोड़ा द्वारा सिलेबस जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये सब पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव भी है, क्योंकि बच्चे जो है ना ज़्यादातर इसमें रट कर सीखेंगे। ठीक है। एक है प्रयोगशाला विधि। और प्रयोगशाला विधि लेबोरेटरी मेथड। आजकल जानते हैं विज्ञान में ज़्यादातर ये यूज होता है। विज्ञान शिक्षण की भांति गणित शिक्षण में भी इसका अधिक रुचिकर बनाने के लिए होता है। ये ज़्यादातर लाभप्रद है बच्चों के लिए। ठीक है, इसमें सीखने के सिद्धांत पर ये काम करता है। अगला बात करेंगे तो इसमें ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है कैसे करते हैं। इसके बाद गुण और दोष आप खुद देख सकते हैं इसे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, गुण दोष में कुछ ज़्यादा है नहीं। एक है मोंटेसरी शिक्षा पद्धति। ये पूछा जाता है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो मोंटेसरी शिक्षा पद्धति का जन्मदाता मारिया मोंटेसरी है। उन्होंने कम बुद्धि वाले बालकों के शिक्षा कार्य शुरू कर यह अनुभव किया कि वह मानसिक कमजोरियाँ ज्ञानेंद्रियों के उचित प्रशिक्षण के अलावा से होता है। कहने का अर्थ है बचपन से ही सभी बच्चा में सेम होता है, लेकिन वो अपना प्रशिक्षण किस प्रकार से कर पाता है ज्ञानेंद्रिय का, उस पे उसका ज्ञान निर्भर करता है।
अतः हम कह सकते हैं कि खेल विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ज्ञानेंद्रिय का प्रशिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए, स्वतंत्रता पर बल दिया जाना चाहिए, शारीरिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए, शौच शिक्षा पर देना चाहिए, दंड का बहिष्कार करना चाहिए। इन्होंने ये सब बातें लिखी हैं। डाल्टन पत्ती, यह शिक्षा पत्ती 1920 में कुमारी हेलेन और पार्क हर्स्ट द्वारा निकाली गई थी। हेलेन अमेरिका का डाल्टन नगर में 30 बच्चों के इंचार्ज थी, जो आयु तथा योग्यता से भिन्न भिन्न होने के कारण उसको अपनाई गई और उस पर जो है ना रिसर्च चला, जो उसमें मानसिक आयु भी अलग और ये वास्तविक आयु भी अलग होगा, को डाल्टन विधि कहलाता है। शिक्षा के व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर स्वयं क्रिया तथा अनुभव के सीखना चाहिए। निश्चित समय में निश्चित कार्य करना, बालकों में उत्तरदायित्व तथा स्वावलंबन की विकसित करना, शिक्षक तथा बच्चों के मध्य में गहरा संबंध होना। अगला है लास्ट में निरूपण या निर्देशन विधि कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें डेमो हम बच्चे के सामने में दिखाते हैं। जब अध्यापक रोचक उदाहरण, चार्ट, नक्शा, मॉडल, प्रोजेक्ट तथा अन्य प्रकार के शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके पढ़ाया जाता है तो उसे निरूपण विधि कहते हैं। ये सबसे सर्वोत्तम विधि माना जाता है। सही बात है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से हो रहा है। एक ये पूछा गया है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक का मतलब ही खोज करना होता है, तो खोज विधि, अनुसंधान विधि, अन्वेषण विधि भी कहते हैं। अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। इस विधि का जन्मदाता आर्मस्ट्रॉन्ग है। जिसका आर्मस्ट्रॉन्ग है वही तो खोज पाएगा। इस विधि का बच्चा खोजकर्ता होता है। अध्यापक की सहायता से वह परामर्श की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बच्चा खुद से करता है सब चीज़। ठीक है। इस विधि में समस्या समाधान कर सकता है। इस विधि में अध्यापक बच्चों को समस्या दे देता है तथा बच्चा खुद जो है हल खोजता है। ठीक है। तो इसका गुण अगर देखेंगे, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। यह उच्च कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है। बच्चा इसमें तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। तो ये चीज़ हम कह सकते हैं। और यहीं पर ये जो है ना टीचिंग मेथड आपका समाप्त हुआ। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह जो है 1-2 लेक्चर और आएगा और आपका पूरा मैथ पेडागोजी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2022 में पूछा गया है और आने की संभावना है, उस तरीके के सारे क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। और इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट का मैराथन यानी कि 1-1 घंटा का लेकर आऊँगा और उसमें ज़्यादातर जो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो करा दूँगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच लास्ट तक देखने के लिए। धन्यवाद। टेक केयर।